मित्रों, सबको नमस्कार। बहुत दिनों से बाद एक वीडियो, आज विचार आया कि एक वीडियो अपलोड करना चाहिए हमें। जैसा कि आप सभी विगत वर्षों में यह जान रहे हैं कि कर्मचारी संगठन लगातार लामबंद रह करके 18 सूत्री मांगों को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन के माध्यम से जनाने का कार्य किया कि कर्मचारी समाज पीड़ित क्यों है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अनेकों आंदोलन किया जा चुका है, जिसमें बहुत से संवर्ग ऐसे हैं जो आज तक उनके यहाँ वेतन विसंगतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। छठे वेतन विसंगतियाँ अभी भी व्याप्त हैं। उन्हें दूर करने के लिए तदनुसार 7वें वेतन आयोग का लाभ प्रदान किया जाए, यह राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक अहम मांग रहा है। जाओ डिप्लोमा इंजीनियर्स की भांति समस्त राज्य कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के रुपया 4600 समतुल्य मैट्रिक्स लेवल को इग्नोर करते हुए 4800 पूर्व ग्रेड पे के समतुल्य मैट्रिक्स लेवल वेतनमान प्रदान किया जाए और प्रदेश में सीधी भर्ती का अधिकतम आयु अगर 40 वर्ष है तो इसको दृष्टिगत रखते हुए एसीपी 8, 16, 24 वर्ष की सेवा पर 3 पदोन्नत वेतनमान अनुमन्य किया जाए। जब आप सेवा में लाने का लास्ट उम्र रखते हैं 40 वर्ष, तो किसी भी कर्मचारी को इसका लाभ, एसीपी का लाभ तभी मिल पाएगा जब आप 8, 16, 24 का व्यवस्था लाएंगे तब। लेकिन इसमें भी आपकी कमियां हैं। उपार्जित अवकाश को संचय करने का 300 का दिन जो सीलिंग समाप्त की जाए, इसे 300 से बढ़ा करके 600 दिन किया जाए, क्योंकि बहुत से विभागों में ऐसे हमारे कर्मचारी हैं जो कि 300 का संचित तो किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद का जो हमारा संचित अवकाश होता है उसका लाभ हमको नहीं मिल पाता है। इसलिए उसको 600 दिन कर देने से हमारी व्यवस्थाएं, हमारे कर्मचारियों की व्यवस्थाएं एक बेहतर कड़ी की तरफ व्यवस्थाएं होंगी। और मुद्दा जो है, पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत से आंदोलन हुए, लगातार होते चले आ रहे हैं। इसके में सिर्फ एक बात अपने कर्मचारी शिक्षक साथियों से भी कहना हम चाहेंगे। हो सकता है कि मेरी बात आपको बुरा लगे। जितना दोष केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों में भी है, कहीं न कहीं 2005 से नियुक्त कर्मचारी भी उसके दोषी हैं। अगर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद या राज्य कर्मचारी महासंघ या शिक्षक संयुक्त मोर्चा या कोई भी शैक्षिक संगठन या मान्यता प्राप्त संगठन आंदोलन करता है, तो 2005 से नियुक्त कर्मचारी शिक्षक उस आंदोलन में अधिकतम 5% भी भाग नहीं लेते हैं। तो हम कैसे उम्मीद करें कि सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। आप सभी जानते हैं, एक पुराना कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसकी माँ दूध भी नहीं पिलाती है। आपको पेंशन चाहिए, लेकिन संघर्ष नहीं करेंगे। अगर पुरानी पेंशन बहाल कराना है तो आप सबको संघर्ष के लिए उतरना पड़ेगा। आपने देखा होगा
किसान बिल विधेयक किसानों की चट्टानी एकता के आगे भारत सरकार बैक हुई। उनके आंदोलन की वजह से सरकारें बैक हो गई, क्योंकि उनका मांग दृढ़ संकल्पित था। लेकिन जो भी आंदोलनें होती हैं, आप लोग भी अगर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा उसमें जाएंगे आप, तो आप लोग देखेंगे कि पुरानी पेंशन पाने वाले लोग ही आंदोलन और दरी पे ज़्यादा बैठते हैं। जो लोग उनसे वंचित हैं वह दरी पे एकदम आने के लिए सोचते ही नहीं हैं। वो लोग छुट्टियां पर चले जाते हैं, पिकनिक मनाने चलते हैं। तो मित्रों, आप लोगों से एक आग्रह भी है कि जब भी कोई संगठन आंदोलन के लिए नोटिस जारी करे, आप किसी से जुड़े हों, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें आती हैं कहीं ना कहीं कि मैं फलाना संगठन से हूँ, तो मैं फलाना संगठन से हूँ, मेरे संगठन का आंदोलन नहीं है। लेकिन आप पुरानी सिर्फ पेंशन को लेकर के अगर कोई संगठन आंदोलन करता है तो उसमें सहभागिता अपना निर्वहन करिए। और जिस दिन ये सोच अपने अंदर ही अपनी ऊर्जा पैदा कर लेंगे, कोई भी सरकार होगी आपकी पुरानी पेंशन बहाल कर देगी। दूसरी बिंदु हम आते हैं निजीकरण पे। आउटसोर्सिंग की तरफ और संविदा की तरफ सरकार की रुझाने जा रही है। जितने भी विभागों में रिक्त पद पड़े हुए हैं, उसमें उस पद को यह सरकारें पदोन्नत करके भरने की तैयारी कर रही है। इसका विरोध लगातार राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद करता चला आया, और ईश्वर चाहेंगे तो इसमें हम अपनी लड़ाई में सफल भी होंगे। आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी व्यवस्था पूर्णतः समाप्त करते हुए हम लोगों ने, संगठन ने सरकार को एक व्यवस्था दी। उक्त व्यवस्थाओं के तहत कार्यरत कर्मियों को समायोजित किया जाए, रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्तियां की जाए। जो हमारे साथी विगत कई वर्षों से लगातार संविदा पे कार्यरत रह चुके हैं, उनको आप नियमित करें, और जितनी उसके बाद रिक्त पदें बचती है उसे आप नियमित नियुक्तियां करें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के हर समाज मर्माहत भी है, और ये संगठनात्मक दृष्टिकोण से आप सबको एक व्यवस्था के तहत अपने मूल अधिकारों के लिए एक बैनर पे आकर के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। दूसरी व्यवस्था दी गई थी, संविदा आउटसोर्सिंग और अन्य माध्यमों में कार्यरत कर्मियों के समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था की जाए। जब संविदा कर्मी आता है 10 बजे, वो भी आता है, और वो भी जाता है, जो नियमित कर्मचारी हैं उन्हीं के समय जाता है, तो क्यों न उनको समान कार्य समान वेतन भी दिया जाए। दो व्यवस्थाएं सरकार को दिया गया है, लेकिन सरकार इसे विचार नहीं कर रही है। इसके लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा, तो तब जाकर सरकार इसको सुनेगी। और उसके लिए आपको आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मचारियों को लामबंद होना पड़ेगा। होने के लिए आपके पास क्या है? जो आप 10 से 15,000 20,000 पाते हैं, अगर कहीं पर भी आप संविदा में पाते हैं, तो अगर आप आंदोलन करेंगे तो संगठन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तो संभवतः आप नियमित हो भी जाएं। चुप रहेंगे, नियमित कभी नहीं होंगे, लगातार 12 से 14 घंटे की आप ड्यूटी करते रहेंगे, आप एक निचोड़ दिए जाएंगे। इसलिए यह आपकी मांग है। संगठन आपकी मांग को बेबाकी से धरातल पे लाता भी है और उसके संघर्ष कर रहा है, तो आपको सहयोग करना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव आप लोगों को है। और सरकार एक तेज़ी से व्यवस्थाएं ला रही हैं। 50 वर्ष पे स्क्रीनिंग रिटायरमेंट, यह व्यवस्थाएं सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे साफ जाहिर है, अगर ये व्यवस्थाएं लाते आप हैं तो इससे साफ ये जाहिर होगा कि सरकार के आदेश का अधिकारी गलत तरीके से इसको अनुपालन कराएंगे। जो कर्मचारी कितना हो निष्ठावान, कार्यकुशलता वाला हो, जब तक वह किसी अपने उच्च अधिकारी का परिक्रमा नहीं करेगा तब तक उसकी बात सुनी नहीं जाएगी।
और उसके लिए उसको ज़बरदस्ती रिटायरमेंट की व्यवस्था की जाएगी, जो ये सरासर गलत है। क्योंकि 50 के बाद ही तो हर कर्मचारी और शिक्षक का सामाजिक पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करने का समय होता है। इसलिए यह व्यवस्थाएं पूर्णतः समाप्त सरकार को कर देनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति कर्मचारियों उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से विकृत वस्तुओं को जीएसटी से छूट प्रदान किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। जीएसटी का मार कर्मचारी और शिक्षक कहाँ झेलेगा। इसी तरह से मित्रों और बहुत सी मांगे हैं, जिसको लेकर के पुनः हम फिर कल परसों में एक वीडियो अपलोड करेंगे। और मेरे कहे हुए बातों पे, मेरी यह वीडियो पे आप गंभीरतापूर्वक विचार करिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। आज वो समय आ चुका है और ये भावना आपको अपने विचारों से निकालना पड़ेगा, आपके दिमाग से निकालना पड़ेगा कि भगत सिंह सिर्फ पड़ोसी घर में पैदा हों, सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्ति सिर्फ पड़ोसी घर में पैदा हों। अगर ऐसी आप सोच रखेंगे तो आपकी मांग किसी की भी सरकार हो वह नहीं मानेंगे। आपको खुद सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह बनना पड़ेगा, तब जाकर के सरकार आपकी मांग मानेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन।